नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हमारा 5वां सेट है। और दोस्तों, एक ही वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा सबसे पहला यानी कि जीएस वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी क्या होती है? जो छूने से पहले या और किसी वाहक द्वारा फैलती हैं, उनको हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं, जैसे कि फ्लू हो गया। इसके अलावा जो स्कर्बी है, बेरी है, ये विटामिन की कमी से होते हैं। एनीमिया आपका आयरन की कमी से होता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका भी उपयोग किया जाता है। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें क्लोरीन का उपयोग सबसे सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, वही आपका कथन और कार्ड वाला क्वेश्चन है। तो हमें कथन दिया गया है, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। सही बात है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह क्या बताई गई है कि नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और गुलने में सुगम था। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये जो है कारण कथन की व्याख्या भी करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो ऐसा काम पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। रोग और रोग कारक सूक्ष्मजीव, कौन सा रोग किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा, दूसरा है अतिसार यानी कि पेचिस। जो इन्फ्लुएंजा होता है वो आपका विषाणु द्वारा होता है, टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, और अतिसार या पेचिस ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चूज करने हैं। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं आप इनको देखेंगे तो आवश्यक 5 तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। पहला कथन है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ठीक है, सही बात है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये गलत है, शुरुआती वृद्धि के लिए नहीं, हमेशा ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो कथन पहला तो सही है और कथन दूसरा गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलहरी और चूहे क्या कहलाते हैं? सरीसृप, कीट, कृंतक या उभयचर? तो जो जंतु आपके कुतरते हैं उनको हम कृंतक कहते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गिलहरी और चूहे कुतरने वाले जीव हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारी आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और ये उल्टा और वास्तविक होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हमें आभास द्वारा हम उसका सीधा उसको महसूस करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट और बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है, कैसे बुझाया जाना चाहिए? बालू तथा मिट्टी के द्वारा, बालू तथा पानी द्वारा? देखो, पानी द्वारा गलत हो जाएगा, जिसमें भी पानी है, क्योंकि पानी जो है विद्युत का चालक होता है। और बालू तथा पेट्रोल द्वारा भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, बालू तथा मिट्टी द्वारा बुझाया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं।
पानी से हाथ को धोना चाहिए, दर्द निवारक सुई लेनी चाहिए या टिटनिस की सुई लगानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर जंग लगे लोहे से कटता है तो टिटनिस की सुई लगानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आलू एक रूपांतरित जड़ है। हमें पता आलू जड़ नहीं है, आलू एक रूपांतरित तना है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती हैं? तो बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को हम खरीफ की फसलें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है? तो दिए गए माध्यमों में सबसे तेज माध्यम है इंटरनेट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सेकेंड ऑप्शन सही है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1954 में स्थापित किया गया और कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो बछेंद्री पाल उत्तराखंड के उत्तरकाशी से संबंधित हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे दो वक्तव्य, ठीक है, वही आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो कथन है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती। बिल्कुल सही, कथन सही है। कारण क्या है कि ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। ये भी सही है, लेकिन इसमें है क्या, जो कारण है वो उसका कथन, मतलब जो कारण है वो कथन का सही कारण नहीं है, व्याख्यान नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। ठीक है, वही आपका सेम तरह का क्वेश्चन है। अभिकथन हमें दिया गया है, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए। इसकी वजह क्या बताई गई है? बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। तो इसमें जो कारण बताया गया है वो भी बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। इनमें से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं? देखो, इसमें आपका जो है ऑप्शन तो फर्स्ट दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैसें हैं वो है आपकी CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प हो गया। ये SO2 जो है और नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल हैं? ठीक है, यानी कि जो अपघटित हो जाएं, ऐसा आप समझिए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल तो बड़ा लक्कड़, देखो लकड़ी बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक के खिलौने नहीं, ये अपघटित नहीं होते हैं। सोने का तार, ये भी अपघटित नहीं होगा। भुना हुआ चिकन कैसा भी हो अपघटित हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का होता है, अपघटित नहीं होगा। सेब अपघटित हो जाएगा। यानी कि 1, 4, 6, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वही सेम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स को चूज करना है। अभिकथन दिया गया है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे उनका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो दोनों बात सही हैं, लेकिन जो कारण दिया गया है वो इसकी व्याख्या नहीं है कि पौधे नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ऐसा तो बताया नहीं गया। इसके आगे ही बोला गया है कि नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे उसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब आपको पता होना चाहिए 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, एंटी डिफेक्शन अधिनियम, दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट है किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है, तो दिए गए ऑप्शन में हैंडपंप का पानी पीने योग्य होता है, फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके बाद 66 संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो समानता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14, फोर्थ ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप इनमें से कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सेकेंड ऑप्शन सही है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नीचे दो वक्तव्य, ठीक है, वही आपका कथन और कारण हमें दिए गए हैं। तो धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है, बिल्कुल सही बात है। सिराओं में जो रक्त का प्रवाह होता है वो स्लो होता है, लेकिन जो धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है वो तेज़ी से होता है और प्रेशर भी धमनियों में ज़्यादा होता है। धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ यानी कि लचीली होती हैं, ये बात भी सही है। देखो प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन बातें दोनों सही हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ठीक है, मृदा का वर्गीकरण और उनके कणों की प्रकृति जो है हमें दी गई है। तो देखो जो बलुई मृदा होती है उसमें कण बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए ये सुबातित होती है, यानी कि बीच में इसके हवा भरी होती है। तो अधिक मात्रा में बड़े कण होते हैं बलुई में, और इसके उल्टी जो मृणमयी होती है यानी कि चिकनी मृदा होती है उसमें अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा रुक सकता है, बल्कि बलुई मृदा में पानी रुक नहीं सकता। और जो दोमट मिट्टी हो जाएगी उसमें बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा होती है। तो इसमें अब आप ऑप्शन को मैच करेंगे तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहते हैं, तो प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है, तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए आगे भी बात की क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है, देखो कांच अचालक है, रबर अचालक है, शुद्ध जल अचालक है, ठीक है, लेकिन जो तांबा है वो विद्युत का चालक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है, लंबाई को हम हाथ से भी माप सकते हैं, रस्सी से भी माप सकते हैं, मीटर स्केल से तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, माप ही सकते हैं, लेकिन पानी से लंबाई को नहीं माप सकते, ये लंबाई मापने का साधन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, मूली क्या है, तो मूली जो है रूपांतरित जड़ है, थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, जब आपके कपड़ों में आग लगी हो तो चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है, बाद बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे कि लेह में घरों के निर्माण से संबंधित हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करो। ये पत्थरों से बनाए जाते हैं, तो लेह में घर पत्थरों से बनाए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है, ये भी बात सही है। भूतल पर वायुमंडल संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है, ये बात गलत है। जो निचला तल होता है, निचली मंजिल होती है, उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है, यानी कि इसमें आपका ए और बी फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सासाराम किस जिला का मुख्यालय है, तो सासाराम रोहतास, बिहार में रोहतास जिला का मुख्यालय है, यहीं पर जो शेरशाह सूरी था उसका मकबरा भी बना है, सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79,
ठीक है, अभिकथन और कारण हमें दिया गया है। अभिकथन है, इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों यानी कि आम को कीड़े लग गए। कारण क्या है, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल यानी कि आम खराब नहीं होते। तो देखो कथन और कारण बिल्कुल सही हैं। जब पक्षियों को नहीं आने देगा तो कीड़े लग जाएंगे, क्योंकि पक्षी कीड़ों को खाते हैं। लेकिन ये इसकी जो कारण है ना, वो इस कथन की व्याख्या नहीं है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही दिया गया है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, महाकाव्य भारत का मूल नाम क्या है? तो महाकाव्य का जो मूल नाम मतलब महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। ठीक है, इसके बाद भी इसके नाम चेंज हुए, लेकिन इसका जो सबसे पहला नाम था वो जय संहिता। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओरिगैमी, ओरिगैमी क्या है? तो ओरिगैमी एक कागज़ मोड़ने की कला है जो कि जापान में प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ठीक है, वही आपका अभिकथन और कारण। अभिकथन दिया गया है, हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। देखो ये तो गलत है, वृद्धि रोकने में मदद करता है। तो कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, लेकिन आपका इसमें फर्स्ट दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी करता है। आर ए की व्याख्या जब करेगा, यहाँ पर शायद थोड़ी मिस प्रिंटिंग होगी। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि यहाँ पर लिख लेना, रोकने में मदद करता है। तब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा ही लिखा है तो फिर थर्ड होगा कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? तो हिंदी तमिल समुदाय द्वारा थाईपुसम फेस्टिवल मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदू धर्म। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है। उर्वरक के बारे में सही है। ठीक है, उर्वरक से संबंधित हमें कथन दिए गए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चूज करना है। तो पहला है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। बिल्कुल सही है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। ठीक है, तो लवण तो नहीं है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी की वजह से तो इनके नाम होते हैं, जैसे कि NPK आपकी उर्वरक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनमें पाया जाता है। तो इसमें आपका A और D सही है, बाद बाकी जो C है वो गलत है। तो A और D यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो पौधे के विकास के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है दोमट मिट्टी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। मृत्तिका मिट्टी होती है। मृत्तिका क्या होती है? चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी कैसी होती है? हल्की तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। कम सुबातित होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि उसमें हवा उनके कणों के बीच बहुत कम जा पाएगी, जगह नहीं होती है। ज़्यादा पानी सोख सकती है, ये भी सही है। तो इसमें आपका B और C, यानी कि B ऑप्शन सही है। B और C सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90,
एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना। अब देखो ये आपका कौन सा जंतु हो सकता है, जैसे कि बाघ हो सकता है, चीता हो सकता है। तो उसके पाए जाने की संभावना कहाँ पर होगी, जहाँ पर लंबे लंबे वन होंगे, घने वन होंगे, घने वन होंगे, ठीक है, ऐसी जगह पर बाघ पाए जाते हैं। और ऐसे वन कहाँ पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ऐसा जंतु पाया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर को चूज करना है। सभी पादप स्वपोषी होते हैं, सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब पहली बार तो आप गलती कर सकते हैं कि दोनों सही हैं, लेकिन देखो गलत है। सभी पादप स्वपोषी नहीं होते, पादप स्वपोषी होते हैं, सही बात है, लेकिन सभी नहीं होते। क्योंकि जैसे परपोषी भी कुछ पादप होते हैं, एग्जाम्पल है अमरबेल। तो अमरबेल अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, दूसरे पर निर्भर रहती है। तो पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों गलत हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 92। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले ये उप प्रधानमंत्री का पद होता होगा, तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, ठीक है। 93। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। पहले 9 थे, अब 8 हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत गणतंत्र हुआ था, भारत जिस दिन गणतंत्र हुआ उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर में सबसे लंबी होती हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्तारपुर गांव में रहने वाली के घर में रंग बिरंगे दागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। ये पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखो पहले तो ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है, लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो ये अब तेलंगाना की बुनाई हो गई है पोचमपल्ली, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है। तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है। तो कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के बगैर नहीं जलती, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलने में सहायता करती है और CO2 बुझाने में सहायता करती है। थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद 99। अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो आप क्या करेंगे। पानी डालकर रखना चाहिए, गलत। पानी का अंश निकाल देना चाहिए, ये तो सही हो सकता है। पानी को खौलाकर डाल देना चाहिए, पानी में थोड़ा तेल मिलाकर डाल देना चाहिए। अगर पानी निकल जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। यानी कि जो है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हमें बताना है, तो ये 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन सही है। हालांकि इसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ था, शायद 2000 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को हम चावल का कटोरा कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है, वह क्या है। इसको हम इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है। तो ये ग्रुप कैप्टन जो है भारतीय सेना में सेना के कर्नल के बराबर की रैंक होती है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियतन में सहायक होती है। नाइट्रोजन नियतन, नाइट्रोजन चक्रीकरण, ठीक है, उसको रेगुलर करना, रेगुलाइज करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हैं। इसमें कौन सी फसल सहायक होती है। तो ऐसी आपकी जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, इनमें क्या होता है, जो जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, इसी के कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। तो इसमें मटर आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहा जाता है, क्योंकि अब इसको पाश्चरीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज की प्रक्रिया जो है लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका सही है।
प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर से जोड़ता है? ठीक है, तो ये पनामा नहर द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका एकदम सही है। 107, भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? तो ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा पेश की गई थी। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 108, दो वक्तव्य यानी कि कथन और कार्ड वाला क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि जल्दी जल्दी खेतों में पानी लगाना पड़ता है गर्मियों में। इसका कार्ड है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर का अधिक होना। बिल्कुल सही है। कथन और कार्ड दोनों सही हैं और कार्ड कथन की व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो दांडी यात्रा 1930 में शुरू की गई थी। सेकेंड ऑप्शन सही है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है, जो कि जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है। सेकेंड ऑप्शन सही है। शीर्ष मुद्रा के बारे में एक्चुअली यहाँ पर मुद्रा नहीं, शीर्ष मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष मृदा का मतलब है ऊपरी सतह की मृदा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, पहला दिया गया है ये मृदु सरंध्र और कम जल सोखने वाली होती है। तो जो ऊपर वाली मृदा होती है वो कम जल सोखने वाली नहीं, ज़्यादा जल सोखने वाली होती है। ये तो आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि ये कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। ये बिल्कुल सही है शीर्ष मृदा के संबंध में। तीसरा भी देख लेते हैं। बड़े पादपों की जड़ें पूरी तरह से इसमें धसी होती हैं, बड़े नहीं, छोटे पादपों की जड़ें। ठीक है, क्योंकि बड़े पादपों की जड़ें शीर्ष मृदा से नीचे भी चली जाती हैं। फोर्थ है, ये सामान्यतः हल्के रंग की तथा इसमें ह्यूमस और खनिज की मात्रा कम होती है, कम नहीं ज़्यादा होती है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें जो है आपका केवल सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? हमें पता है जो आपकी 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, ये भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 113, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो जो आपका बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमीड, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस तरह से हुई? तो ये मूंगा प्रवाल भित्ति द्वारा हुई है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद 115, ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ या कपड़ा का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री को अपने टेंट के लिए करेंगे? मोटी कपास की सीट, मोटी ऊन सीट, एक तह वाली प्लास्टिक सीट या दो तह वाली प्लास्टिक सीट? तो प्लास्टिक सीट को आप इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि जो है नमी से बचाए। जो कपास और ऊन वाली होगी उसमें नमी आ जाएगी, तो दो तह वाली प्लास्टिक सीट आप प्रेफर करेंगे। फोर्थ ऑप्शन सही है। 117, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखो, सूर्य के सबसे पास तो बुध है, लेकिन इसके बावजूद जो है दूसरे नंबर का शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि जो है वायुमंडल, सूर्य के वायुमंडल में आ जाता है शुक्र। आप ऐसे समझ सकते हैं, आग की बजाय भाप ज़्यादा गर्म होती है, इसी वजह से ये भाप के क्षेत्र में आ जाता है। शुष्क सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, किसी तरह से भी आप समझ सकते हैं। भारत का पहला जीव मंडल कौन सा है? तो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी जीव मंडल। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। ठीक है, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक, तो ये थे होमी जहांगीर भाभा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद 120,
लास्ट क्वेश्चन है 120। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है। तो मेरी बहन कैसी है? देखो, बहन सुन नहीं सकती तो पियानो की उसको धुन कैसे पता होगी? यानी कि मेरी बहन अनूठी है। इसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन आपका SCERT बोर्ड से दिया गया, स्टेट बोर्ड की किताब से दिया गया है। तो उसमें एक चैप्टर भी है कि मेरी बहन जो है ऐसे ही करके, उससे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आप EVS का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे भी आप अनूठी, इसमें सही आंसर आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। पति की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, हमसे कहा गया है कि पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी। तो 3 साल पहले इन तीनों की आयु का अगर हमसे योग पूछा जाए तो हम 27 गुणा 3 करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, 27 गुणा 3। उसके बाद कहा गया है कि पत्नी और बच्चे की आयु 20 साल थी, मतलब इनका औसत 20 साल था। तो अगर इन दोनों की आयु का योग हमें निकालना होगा तो हम 20 गुणा 2 करेंगे। ठीक है, 20 गुणा 2 करेंगे। अब 3 के योग से अगर हम 2 का योग घटा देंगे पत्नी और बच्चे का, तो पति की आयु का योग आ जाएगा। तो 27 गुणा 3 करके आप 20 दूना 40 घटा दीजिए, तो पति की आयु आ जाएगी 41 साल। लेकिन ये 3 साल पहले आएगी, तो वर्तमान हमसे पूछी गई है, तो 41 के बाद उसमें हम 3 जोड़ देंगे, 44 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम ऐसे ही आपको केवल हिंट देंगे, उसके बाद आपको खुद ही सॉल्व कर लेना है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है, उसके विकर्ण की माप 5 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, जब आप ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व करेंगे, चित्र बनाएंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये 5 विकर्ण दिया गया है। अब आप इस भुजा को अगर सपोज 4 लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कर्ण 5 है, तो ऑटोमेटिकली जो चौड़ाई है वो 3 आ जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 3 12, तो 12 वर्ग मीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही है। इसके बाद 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है। छोटी संख्या क्या होगी? अब 53 है ना, तो इसका आप वर्बली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 26 दूना 52 होते हैं, यानी कि 26 और 27 का योग ही तो 53 है। क्रमागत होनी चाहिए ना, या इक्वेशन बनाओ तो आप एक को x मानो, दूसरों को x+1, उनको जोड़ के बराबर 53 करो, तब भी आपकी x की वैल्यू 26 आ जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या हमसे x पूछी गई है, यानी कि 26। वर्बली भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पूर्णांकों का योग -25 है। यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा क्या होगा? देखो, योग -25 है, तो 30 में हम क्या जोड़ें कि ये -25 के बराबर आ जाए? तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30, उस तरफ हो जाएगा माइनस का 30, मतलब -25 में -30 जोड़ना पड़ेगा, तो ये माइनस का 55 आ जाएगा। ठीक है, 30 में अगर हम माइनस के 55 जोड़ें तो हमारा माइनस का 25 आएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। एक व्यक्ति एक काम का 5/10 भाग 10 दिन में करता है। अच्छा, अगर हम एक दिन में पूछें तो ये कितना हो जाएगा? 5/80 भाग। इस दर पर वह कितने दिन में काम पूरा करेगा? 5/8 भाग 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 5/80 भाग करेगा। इस दर पर वह और कितने दिनों में काम पूरा करेगा? ये हमसे पूछा गया है कि और उसको एक्स्ट्रा दिन कितने लगेंगे काम को पूरा करने में। देखो, हमें दिया गया है कि 10 दिन में 5/8 भाग, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 5/80 भाग। तो काम कितने दिन में कर पाएगा? इसका उल्टा कर दो, 80/5, यानी कि 16 दिन में कर पाएगा। अब 10 दिन तो काम बंदा कर चुका है, तो 6 दिन उसको और लगेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। इसके बाद जो 6 से आगे के क्वेश्चन है, इनमें आपको विषम, 6 में तो एक्चुअली ये बताना है कि शेर जिस तरह से जानवर से संबंधित है, तोता किससे संबंधित होगा? तो शेर जानवर होता है, तोता क्या होता है? पक्षी। सेकंड ऑप्शन सही है।
इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें शायद निर्देश लिखना भूल गए हैं कि इसमें हमें सबसे विषम बताना है। तो हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कैरम, इनमें कैरम सबसे विषम है, क्योंकि बाद बाकी जो है आउटडोर गेम है, लेकिन जो कैरम है वो इंडोर यानी कि घर के अंदर खेला जाने वाला गेम है, कमरे के अंदर खेला जाने वाला गेम है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2 4 6 8, तो अगला नंबर क्या होगा? सिंपल सा 10 आ जाएगा, 2 2 का अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। ठीक है, ये हमें आकृतियां दी गई हैं। ये हमें प्रश्न आकृतियां दी गई हैं। अब यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो हमें चूज करना है। देखो, ये आपका एरो ऊपर है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर है, फिर नीचे आया, तो अगले में एरो ऊपर तो होगा डेफिनेटली। अब इन दो में से कोई हो सकता है। ठीक है, इसमें बिंदु पीछे है, इसमें आगे की तरफ, इसमें पीछे, इसमें आगे की तरफ, तो इसमें पीछे होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 4 आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से एक सबसे अलग है, वो हमें चूज करनी है। सिंपल। तो अगर आप चारों को ध्यान से देखो तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें यहाँ से ये जुड़ भी गया, पूरा जुड़ गया, बाद बाकी में जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड बिल्कुल सबसे हटके हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? देखो, वर्ग की भुजा आप x मान लो, अब 50% अगर आप बढ़ाएंगे ना तो भुजा कितनी हो जाएगी? 150 x बटा 100, फिर उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 15/10 x भुजा हो जाएगी, तो उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 225/100 आएगा। पहला क्षेत्रफल x स्क्वायर है। ठीक है, भुजा x मानेंगे तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप निकालेंगे कि वो उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तब आपका 125% आंसर आ जाएगा सही। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों की चालों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। तो पहले की चाल निकालने के लिए हम 195 में 3 का भाग देंगे तो पहले की चाल कितनी आ जाएगी? 195 में 3 का भाग, यानी कि 3×8 65 आ जाएगी। ठीक है, पहले की चाल 65 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। दूसरे में क्या करेंगे? 300 में 4 का भाग देंगे तो 75 आ जाएगा। अब 65/75 यानी कि 5 से कैंसिल करेंगे तो 13/15, यानी कि 13:15 का अनुपात होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन 15:13 भी दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के लगाइए, देख के। तो इसमें 13 ऑप्शन 15, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के एक भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना एवं भाजक शेषफल का 7 गुना है। भाज्य क्या है यदि शेषफल 3 है? देखो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमसे कहा गया है कि यदि शेषफल 3 है, इसके आगे यहीं से शुरू करो कि भाजक शेषफल का 7 गुना है, तो भाजक कितना हो गया? 7 या 21। ठीक है, अब जो आपका इसके आगे कहा गया है कि भाजक, एक मिनट, भाजक शेषफल का 7 गुना है। अगर हम लिखें कि भाज्य बराबर भाजक प्लस भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, तो शेषफल है 3, भाजक कितना आ जाएगा? 3 गुना, यानी कि 21, और भागफल, भागफल भाजक का 10 गुना है, तो 21 का 10 गुना यानी कि 210। तो 21 में आप सबसे पहले 210 का गुणा करेंगे तो ये आपका 4410 आ जाएगा। इसके बाद 3 जोड़ेंगे तो 4413, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना होगा? सिंपल सी बात है, अगर आप -1 को -1 से 2 बार गुणा करते हैं तो प्लस का आता है, यानी कि सम बार गुणा करेंगे तो प्लस का ही आएगा, चाहे 100 बार करेंगे चाहे 200 बार। तो अगर इवन नंबर है
तो प्लस का ही बनाना है। ऑड होता 3 बार करेंगे तो माइनस का बनाएगा। अगर 101 बार पूछा जाए तो माइनस का 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 हिसाब से नींबू रखता है। ठीक है, 1 रुपए के 2 नींबू तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, मतलब 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदता है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर नींबू का क्रय मूल्य हम पूछें 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2, तो एक नींबू 1/2 रुपए का, यानी कि 1/2 रुपए का। 3 रुपए में 5, तो एक नींबू 3/5 का उसने बेचा। ये आ गया विक्रय मूल्य, ये आ गया क्रय मूल्य। लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 20% सही आंसर आ जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। आप ध्यान से देखो, पहले इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि 5 चाकू 20 + 4 तब आया 24, 5 पंचा 25 + 6 यानी कि 31, 6 सत्ते 42, 3 यानी कि 45। सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही आ जाएगा। जेड उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है तथा बाईं ओर मुड़ता है तथा 19 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 33 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर पर है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो है ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट। ठीक है, अब आप जो है सेंटर से शुरू करें। जेड उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस तरफ आप 33 गए। उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं आप इस तरफ मुड़ेंगे और 19 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाएं, इसका बाएं किस तरफ हो जाएगा? अब नीचे हो जाएगा। फिर 33 किलोमीटर चलता है, तो ये 33, ये 33, टोटल यहाँ पर ये 19 ही तो चला। तो प्रारंभ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, ये तो आप सिंपल कर लेंगे। देखो पहला अक्षर देखो सभी का यस है, तो कोई मतलब नहीं। दूसरा देखेंगे ओ है, अब इससे भी कोई मतलब नहीं। अब हम देखेंगे तीसरा अक्षर। ठीक है, तो एल एम एन, सबसे पहले आएगा एल, यानी कि 5वां। इसके बाद देखो तीसरा एल एम, तो आपका आएगा चौथा। उसके बाद आ जाएगा एन। ठीक है, तो 5 4 3, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1, इसके बाद 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वां है। यदि पंक्ति में कुल 38 लड़के हैं तो उसका स्थान दाएं छोर से कितना होगा? देखो बाएं से 18वां है, टोटल है 38, तो आपको 39 से 18 घटाना है। 39 में से जब आप 18 घटाएंगे तो 21 बचेगा, यानी कि दाएं छोर से 21वां स्थान हो जाएगा। देखो जितने टोटल होते हैं उससे एक ज़्यादा में से घटाते हैं तो दूसरी तरफ से स्थान आ जाता है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अक्षर के कौन से एक समुच्चय को दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखने से श्रृंखला पूरी होगी? देखो ए, जब आप यहाँ पर देखेंगे डबल सी, तो यहाँ पर एक रख दो सी। इसके बाद बी, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डबल ए, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए। सी, यहाँ पर है डबल बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। इसके बाद जो है डबल सी है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। तो सी ए बी सी, बी और लास्ट में ही बी आएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर हमें दिया गया है। यदि छोटी संख्या इतनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब छोटी संख्या में जो अंतर है उसको जोड़ दो तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 28,45,663 में जब आप 1,21,173 जोड़ेंगे तो आपका 29,66,846 आ जाएगा, जो कि आपका 29,66,846। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 लीटर में से आपको 1 लीटर 35 मिलीलीटर घटाना है। देखो
यूनिट सेम रखनी है। अब हमारे आंसर्स लीटर में दिए गए हैं तो हम सभी को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर 35 ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1.035 लीटर, क्योंकि 35 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग करेंगे तो 0.035 ml आ जाएगा। 1 में जोड़ेंगे पहले तो 1.035 ml आ जाएगा, फिर उसको आप 4 से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2.965 लीटर। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। राम के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं। एक मोटरसाइकिल को ये 15% की हानि पर बेचता है, ठीक है। अब 15% की हानि पर बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य में आप 85/100 करेंगे तो वो 3400 आ जाएगा। यहाँ से आपको पहली मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य मिल जाएगा 40,000, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दूसरी मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर 5750 में बेचता है, ठीक है। तो दूसरी मोटरसाइकिल का आपका यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा इस कंडीशन से, क्योंकि 15% के लाभ पर है ना, तो क्रय मूल्य में आप 115/100 का गुणा करेंगे, उसको 57,500 के बराबर कर देंगे। यहाँ से दूसरी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 50,000, ठीक है। तो आप अब देखो जो है ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे पहले का विक्रय आ गया 40, दूसरे का विक्रय आ गया 50, तो दोनों मिलाकर 90,000 में तो बेची हैं वो क्रय, 90,000 में दोनों खरीदी हैं। अब जो है हमें निकालना है दोनों का विक्रय मूल्य। तो दिया गया है कि पहली मोटरसाइकिल उसने 34,000 में बेची, दूसरी मोटरसाइकिल 57,500 में बेची। तो दोनों का आप विक्रय निकालेंगे तो वो 91,500 आएगा। तो 91,500 90,500 से 1,500 ज़्यादा हैं, यानी कि उसको 1,500 रुपये का लाभ हो जाएगा। सिंपल, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन की बात है, क्वेश्चन सिंपल ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। एक आयताकार बॉक्स की अंतः माप 1.6 मीटर, 1 मीटर चौड़ा एवं 60 सेंटीमीटर गहरा। अब ध्यान से देखना, यूनिट यहाँ पर चेंज कर दी। प्रत्येक 20 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनाकार ब्लॉकों को बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है ताकि बॉक्स पूर्णतया भर जाए। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, बड़े बॉक्स का आयतन आपको निकालना है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई हमें दी गई है। अब इसके बाद आपको सेंटीमीटर वाला रखना है। तो आप क्या करो, इन सभी को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो। 1.6 को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 160, 1 मीटर को 100 आ जाएगा। इसके बाद ये 60 दिए गया है, इन तीनों का गुणा करेंगे, उसके बाद 20 से भाग करेंगे, क्योंकि तीनों का गुणा आयतन के बराबर होगा। 20 का भाग देंगे तो हमें टोटल संख्या आ जाएगी कि कितने बॉक्स इसके अंदर आ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा अगर कैलकुलेशन सही होती है तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या 2500 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो आप टोटल संख्या x मान लो। अब 5:4 है तो आप क्या करेंगे, x का 5 और दोनों का टोटल यानी कि 9, 5 4 का टोटल 9। तो ये लड़कों की संख्या आ जाएगी जो कि हमें दी गई है 2500, ठीक है। जब आप यहाँ से x यानी कि टोटल निकालेंगे तो 5×5 25, 9×5 45, तो ये 4500 आ जाएंगे। अब यहाँ से लड़कियों की संख्या निकालनी है तो लड़कियों की संख्या फिर उसी तरह से निकालेंगे कि 4/9, तो 9×45, 5×4 20, 2000 आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें वर्बली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है। अब इसको आप अपने से रिलेट करके समझो कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की बेटी यानी कि मेरी बेटी, मेरी बेटी के पिता यानी कि हम का पुत्र यानी कि हमारा पुत्र। तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। अब लड़के का उस व्यक्ति से संबंध पूछा गया है तो उस व्यक्ति का लड़का पुत्र हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज पश्चिम की ओर चल रहा है। वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं, दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। वह किस दिशा की ओर देख रहा है। देखो राज पश्चिम की ओर चल रहा है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब पश्चिम की ओर राज चल रहा है, हर मोड़ पर 45 डिग्री दाएं, तो पहले तो 45 डिग्री दाएं, ठीक है।
फिर उसके बाद दाएं और फिर बाएं, यानी कि फिर 45 गया तो आ गया उत्तर की तरफ, फिर उसके बाद बाएं जाएगा तो फिर आ जाएगा वहीं पर। ठीक है, एक्चुअली वहीं पर नहीं, जैसे आपका ये किस तरफ था, पश्चिम की तरफ था, 45 डिग्री पहले दाएं गया, फिर उसके बाद दोबारा 45 डिग्री दाएं गया, उसके बाद बाएं आया, तो ये आ गया नॉर्थ साउथ, यहाँ पर रहा उत्तर और पश्चिम में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। हालांकि इसमें लैंग्वेज थोड़ी क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। गौरैया का जो संबंध पक्षी से है, सेब का वही संबंध किससे होगा, फल से। गौरैया पक्षी है, सेब फल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चार आकृतियां दी गई हैं जिसमें से तीन किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक भिन्न है। भिन्न आकृति को हमें चुनना है। तो आप देखेंगे इसमें 2 एरो हैं, बाद बाकी सभी में एक है, तो सेकंड आपका बिल्कुल सबसे अलग हो जाएगा। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला क्या आएगा। ठीक है, BCD DD FGG HI। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो बी दो मतलब यानी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, तो यहाँ पर 2 का अंतर, तो लास्ट में JJ आएगा इस पैटर्न को समझने के बाद। ठीक है, BCDEFGHIJK, तो फर्स्ट ऑप्शन पैटर्न को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाएगा। देखो 5 का औसत 27 है तो 5 का योग कितना हो जाएगा, 27 गुणा 5। इसके बाद एक को हटा दिया गया तो औसत हो गया 25, यानी कि अब 4 का योग कितना हो जाएगा, 25 गुणा 4। तो 5 के योग से 4 का योग घटा देंगे तो एक जो हटाई गई संख्या है वो हमारी आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 35 एकदम सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमाप क्या होगी, परिमिति क्या होगी। क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा यहाँ से आ जाएगी 13, 169 13 का वर्ग है। अब जब भुजा आ गई तो उसकी परिमाप क्या होगी वर्ग की, 4 गुणा भुजा 13 चौकू 52, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM का मतलब क्या है, PM का मतलब है शाम का टाइम। ठीक है, अब PM है तो 24 घंटे प्रारूप में 12 9 यानी कि 21, 25 आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप 24 आवर फॉर्मेट वाला टाइम रखते हैं ना मोबाइल में, घड़ी में, तो आपको ये कन्वर्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप सिंपली ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी उस तरह की आदत पड़ चुकी होगी। संख्या में 6 का स्थानीय मान, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 10 के जितने बाद होगी उतने बटा 10, यानी कि 6/10 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दशमलव के जितने बाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 2 मीटर लंबाई तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। देखो आपको क्या करना है, इस 50 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो 1/2 मीटर आ जाएगा और ये 2 मीटर गुणा करेंगे क्योंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका एकदम सही है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करे। सोना, कार्बन, धातु। देखो सोना आपकी धातु के अंदर आ जाएगी, लेकिन कार्बन अधातु है, इसका धातु से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसे बनेगा, धातु के अंदर आएगा सोना, अधातु वाला होगा अलग। तो इसमें आपका कौन सा वेन डायग्राम सही होगा, देखते हैं। यानी कि फोर्थ वाला एकदम सही हो जाएगा। अभी ऐसा ही बनाया था, सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर हो तो सचिन किस दिशा की ओर मुंह करे खड़ा है। देखो जब आप ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो शाम है, शाम का मतलब है सूरज हो गया पश्चिम में, परछाई बनेगी पूर्व की तरफ। अब परछाई जब ही बनेगी जब एक दूसरे को उत्तर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हों, ऐसा ही हो सकता है। अगर पूर्व पश्चिम की तरफ आए तो परछाई बनेगी ही नहीं, दाएं बाएं तो परछाई नहीं बनेगी, आगे पीछे बनेगी। ठीक है, अब जो है आप खुद से सोच के देखो, सचिन जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तभी ऐसा होगा। बाद बाकी दिशाएं का आप जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल आ जाएगा।
थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद एक विशिष्ट कोड भाषा में टीयर्स को ये लिखा जाता है, लंग्स को ये लिखा जाता है, तो डांस को क्या लिखा जाएगा? आप ध्यान से देखो, जितना अक्षर है उतने ही नंबर। टी आता है 20, ई आता है 5 नंबर पर, ए आता है 1, आर आता है 18। यही इसमें पैटर्न फॉलो हुआ है, तो आपको यही करना है। डी 4 पे, ए 1 पे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। एन आता है 14 पे, सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? अब देखो, आप 3 अक्षर तक तो देखो सी ए एन सेम ही है। उसके बाद जो सबसे पहले आए तो डी पहले आएगा, डी दोनों में आए। इसके बाद एल यानी कि आई वाला सबसे पहले आएगा, कैंडिडेट। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति संक्राम में कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो आप ध्यान से देखो, ये त्रिभुज ऊपर वाला है जो कि डार्क है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया और इसको डार्क नहीं रखा। तो यहाँ पर जो डार्क है वो उल्टा हो जाएगा, जो डार्क है वो उल्टा हो जाएगा और डार्क नहीं रहेगा। यही पैटर्न फॉलो करना है, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5 हमने पूरा स्पीडली सॉल्व किया। आप हमें बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस सेट का कोई सा भी सेट देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।